बीरनपुर हिंसा में मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मिलने भाजपा विधायक दल बीरनपुर पहुंचा। बीरनपुर रवानगी से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीरनपुर से काफी शिकायत आ रही है, कार्यकर्ताओं को नए नए केस बनाकर अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। पूरे बेमेतरा में आतंक का वातावरण है, पुलिस जिसको चाहे उठा लेती है। पुलिस की कार्यवाही से परिजन कितने संतुष्ट हैं, ये जानने का प्रयास होगा। पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर कार्यवाही कर रही है। वहीं भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात के बाद रमन सिंह ने स्थानीय विधायक मंत्री रविंद्र चौबे पर आरोप लगाया और कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, उनको संवेदना व्यक्त करने का भी समय नहीं है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सामाजिक व्यक्ति होकर भी समाज के युवक की हत्या पर संवेदना व्यक्त नहीं की। बीरनपुर जाने के पीछे मकसद यही है कि लगातार वहाँ से शिकायत आ रही है कि कार्यकर्ताओं को मामले नए नए केस बना के अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और ऐसे ऐसे धारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है जो उनको न जानकारी में है, न उन प्रकार से कहीं लिप्त हैं। एक प्रकार से पूरे दुर्ग जिले कहें, खैरागढ़ जिले कहें, साजा के आसपास के इलाका बेमेतरा में आतंक का वातावरण है, जिसको चाहे पुलिस उठा लेती है। और आज तक परिवार सदस्य के लोगों ने जो मांग की है, जो उनका मूल डिमांड था कि अपराधियों के ऊपर सबको गिरफ्तार किया जाए, अपराधी उनके हिसाब से जो उनके परिजनों ने आरोप लगाया है वो अपराधी आज भी खुला घूम रहे हैं। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो पीड़ित परिवार है उनको संतोष नहीं मिलेगा। तो उनसे मिलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। अभी तक स्थानीय विधायक गांव नहीं पहुंचे। जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे जी, गृह मंत्री जी समाज के होने के नाते भी वहां जाके कम से कम लोगों की पीड़ा को कम करते हैं। गृह मंत्री जी नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ये एक अजीब बात है कि इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ के बीरनपुर में हो जाता है और संवेदना बिल्कुल कहीं से दिखती नहीं। और पुलिस प्रशासन भी सरकार के दबाव में एक तरफा दबाव में केसेस दर्ज कर रही है। जिस प्रकार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिस प्रकार 36 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और रोज कार्रवाई करने का मगर मैं सरकार को यही स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहता हूँ कि ज़्यादा धैर्य की परीक्षा ना ले। समाज एक बार यदि जागृत हो जाएगा तो फिर उस ताकत को रोक नहीं सकते। इस प्रकार की यदि कार्रवाई हुई, इस प्रकार का न्याय हुआ तो सभी मिलकर इसका प्रतीक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 82 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास और जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। सेमरा में सीएम भूपेश बघेल आम लोगों से सीधे मुखातिब हुए। हम मांग करत रहती रहे नवा गांव मार्ग चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करो। का नाम करूं? हंसलपुर भी गए थे, जहाँ रिपा का भी जो निर्माण हो रहा है, काम भी कुछ लोग शुरू कर दिए हैं। और खासकर जो प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं हमारे मेला में, बहुत अच्छा वहाँ काम हो रहा है और उत्पादन भी शुरू हो गया है, बिक्री भी किए हैं, पैसा भी उनको मिल गया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अब कसार समाज ने निशाना साधा है। कसार समाज की ओर से राजधानी रायपुर के सिटी कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दर्ज शिकायत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कसार समाज के आराध्य कुलदेव भगवान सहस्त्र बाहु पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा विज्ञापन में ये बताया गया है कि हमारे मतलब जो आराध्य देव को अनबन और विज्ञापन के द्वारा बोला गया है और जो कि बहुत ही गलत मतलब बोला गया है और खुले मन से। तो हम सभी समाज बंधु यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि विज्ञापन देने के लिए थाना में कि धीरेन्द्र शास्त्री जी
माफ़ी मांगे समाज से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरुद्ध एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य इष्ट देव शस्त्रबाहु महाराज के विरुद्ध के लिए गलत टिप्पणियां की, जो कि हमें इसका घोर विरोध इसलिए हम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारे समाज कसार है वंशी क्षत्रिय कसार समाज द्वारा माफ़ी मांगे, ताकि हमें भविष्य में भी जो नहीं तो हम प्रादेशिक स्तर पर इस चीज़ के लिए हम उनके विरुद्ध। रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल ली रॉय में आग लग गई। होटल ली रॉय के ऊपरी हिस्से और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से आग लगी। ये घटना बीते गुरुवार रात की है। रात में लगी ये आग बारिश के बाद भी अल सुबह तक सुलगती रही। सुबह दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। होटल में 3 साल पहले भी आग लगी थी। वहीं घटना ने रायपुर रेलवे स्टेशन के सुरक्षा इंतजामों की पोल भी खोल कर रख दी है। बता दें कि रेलवे स्टेशन में अग्निशमन यंत्रों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने। रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर बड़ी आगजनी का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल रेलवे परिसर के प्लेटफॉर्म क्रमांक स्थित एक होटल के जो बोर्ड है, वहां पर आज सुबह जो है भीषण आग लगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी की घटना जो है वो यहाँ पर हुई है। कांच भी जो है वो फूट गए, हालांकि कोई भी जो है घायल नहीं हुआ है इस आगजनी में। और फिलहाल आग लगने का कारण जो है वो अज्ञात जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस पूरी घटना को लेकर के कि दूसरी बार इस तरीके की आगजनी का मामला रेलवे स्टेशन के परिसर में आया है, जहाँ पर हजारों यात्री रोजाना आना जाना करते हैं। तो ऐसे में जान का खतरा जो है वो बना हुआ रहता है। लेकिन जो रेलवे प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आती है। यहाँ पर पार्किंग भी है, इसके अलावा यात्री जो है रेलवे स्टेशन के वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके का अग्निशमन यंत्र यहाँ पर नहीं लगाया गया है। और घटना लगातार इस तरीके से यहाँ पर सामने आते हैं। हाई टेंशन तार जो है वो रेलवे स्टेशन पर होती है, लेकिन जो अग्निशमन यंत्र है उस पर यहाँ पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा इस आगजनी की घटना के बाद अब क्या अग्निशमन यंत्र यहाँ पर लगाया जाता है या इसी तरीके से जो लापरवाही का आलम है वो जारी रहेगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद हसन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। सूरजपुर में बने हाईटेक बस स्टैंड के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सुलभ शौचालय का निर्माण पूर्ण नहीं करने और 15 लाख रुपए से ज्यादा राशि लेकर फरार कंपनी के ऊपर नगरपालिका सख्त हो गई है। निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत के साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद सूरजपुर के अध्यक्ष ने बताया कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन पटना को शासन के अनुरूप लोगों की सुविधा के लिए शौचालय बनाना था, जिसके लिए अग्रिम राशि के रूप में 15 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था। पर 2.5 साल बाद भी संबंधित एजेंसी द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका प्रशासन ने कोतवाली थाना सूरजपुर में लिखित शिकायत करते हुए संचालक सुलभ इंटरनेशनल के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और अग्रिम रूप से दी गई राशि की रिकवरी के लिए कोतवाली थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही इस कंपनी को नगर पालिका से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स जल्द ही शुरू होने जा रहा है। ये फैसला रविशंकर विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया। इसके बाद ही विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह से लेकर नए कोर्स शुरू करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये जो कार्य परिषद में अभी जो बैठक हुए थे उसमें एक विधायक शामिल थे, देवेंद्र बहादुर सिंह। बाकी हमारे जितने जो रेगुलर डीन्स लोग रहते हैं, संकाय अध्यक्ष जो कार्य परिषद के मेंबर रहते हैं, उन लोग थे। और मेन जो मुख्य मुद्दा था हमारा, एक होटल मैनेजमेंट का हम कोर्स MA मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट खोलना चाह रहे हैं, वो एक मुख्य मुद्दा था। दूसरा, दीक्षांत समारोह को लेकर हमारा एक मीटिंग होनी थी, तो उसमें भी हमने राजभवन को पत्र लिखा है और वहाँ से हमको अभी मौखिक सहमति मिली हुई है कि मई के आखिरी हफ्ते में कोई भी डेट हमको मिल सकती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने के लिए लोगों को अब काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसे लेकर आक्रोश भी फूटने लगा है। शुक्रवार को कांग्रेस ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने के बदले लगने वाले पैसे को लेकर विरोध किया।
आईटी दफ्तर का घेराव कर कांग्रेस ने आधार और पैन कार्ड निःशुल्क लिंक करने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि ये प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर आम जनता से हजारों रुपए की लूट इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विभागीय के द्वारा किया जा रहा है और उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। लगातार आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर एक आम आदमी परेशान है, क्योंकि ट्रांजिशन भी बिना पैन कार्ड के अब संभव नहीं है। किसी को पासपोर्ट बनवाना है तो पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है। भाजपा ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुरक्षा को लेकर भाजपा ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, प्रदेश सरकार ने भाजपा के आरोपों को किस आधार पर खारिज कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा देने के नाम पर भेदभाव किया जाता है। राज्य सरकार भाजपा नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है। उन्होंने बस्तर के भाजपा जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा कम करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात भी कही। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी उनके बयान का समर्थन किया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है और जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत या फिर हमारे जो अलग अलग कैटेगरी के जो नेता हैं, मतलब उसमें जो सुरक्षा दी गई है, उनके सुरक्षा को कम किया जा रहा है। उनको जिस तरीके से यदि गांव में जाते हैं तो उनके लिए आरोपी वगैरह नहीं लगाया जाता है, तो उसके लिए लगातार मांग की जाती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कोई भी जनप्रतिनिधि हो तो उनके लिए आरोपी और उनको वो खुलेआम वहां पर घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। कांग्रेस ने ये व्यवस्था किया है, भारतीय जनता पार्टी थी तो हमारी सरकार ने सुरक्षा को पहले महत्वपूर्ण दिया था। जहां भाजपा अपने नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देने और भेदभाव बरते जाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भेदभाव बरतने जैसी बात से इनकार कर रहे हैं। सीएम ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के नेताओं को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। भाजपा के लोगों की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगी है। कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात है, सुरक्षा जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो तो सीआरपीएफ देती है, तो उसी के अंडर में है। और इनको तो छत्तीसगढ़ पुलिस की विश्वास नहीं, क्योंकि उनके जो हेड आए हैं उनको जो यहाँ स्थानीय पुलिस दिया गया था उसको हटा लिया है। अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा करेगी। भाजपा नेताओं के आरोपों और सीएम के पलटवार के बीच यह महत्वपूर्ण है कि बस्तर के सभी नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा मिले। जवानों से लेकर जनप्रतिनिधियों के खून से बस्तर का इलाका कई बार लाल हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर में 35 साल के युवक का सफलतापूर्वक लंग ट्रांसप्लांट हुआ है। इस ऑपरेशन को डॉक्टर्स के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ऑपरेशन की जानकारी देते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि युवक के फेफड़ों में बीमारी हुई थी। वहीं वर्षों से पत्थर उत्खनन से संबंधित काम करता था, जिसकी वजह से उसे सिलिका से जुड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा था। सिलिका कुछ प्रकार के चट्टान, रेत और मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसका धूल के साथ मिलकर सांस के जरिए आसानी से शरीर में प्रवेश हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट इज़ ए ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स ऑफ एंड स्टेज लंग डिजीज़। मतलब अगर आपकी लंग्स की बीमारी इवन मेडिसिन लेने के बाद भी बढ़ती जा रही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन केयरफुली सेलेक्टेड ऑफ पेशेंट्स इट डेफिनेटली इम्प्रूव्स देयर लाइफ एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर करने से अगर किसी का जाता है तो किसी का भलाई होता है, तो इसमें क्यों ना करें। तो हमने यहाँ फ़ोन लगाया, डॉक्टर बासा से फ़ोन में बात हुआ, यहाँ डॉक्टर पांडा सर से हमने फ़ोन में बात किया कि सर ऐसे सिचुएशन है, लेट अस ट्राई टू हेल्प। आखिर गवर्नमेंट के थ्रू मदद मिलना ही है, तो ऐसा करना। नारायण ने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नारायण का अंदर से जो उत्साह था कि मेरे को करना है,
मैं इस ट्रांसप्लांट में करूँगा, मैं कराऊँगा, मेरे को कहाँ कहाँ जाना है आप बताइए बस। सरकारी कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो हमने उनको मदद, उस रास्ते में गए ही परस्यूट, तो उसके कारण से, इनके परसिवरेंस के कारण से हुआ है। हमने तो केवल एक छोटा सा चिंगारी का काम किया है बस। फर्क आप पूछेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं सर्जरी के पहले न बोल पाता था, न 4 कदम चल पाता था, न सो पाता था, न खा पाता था। अब जो है पूरा नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। जिस तरह से मेरी कंडीशन 10 साल पहले थी वैसा महसूस कर रहा हूँ मैं। मतलब जिंदगी, लाइफ नॉर्मल हो गई है। दंतेवाड़ा अरनपुर ब्लास्ट को लेकर बस्तर पुलिस का बड़ा खुलासा। नक्सली कमांडर जगदीश ने ये साजिश रची। ब्लास्ट की साजिश 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज, तो वहीं 2 नक्सलियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की गई है। दरभा डिवीजन कमेटी के माओवादी कमांडर जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की गई है। माओवादी कमांडर जगदीश के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अरनपुर ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नक्सली कमांडर जगदीश ने ये पूरी साजिश रची। वहीं इस मामले में 12 नक्सलियों और अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि भी की गई है। माओवादी कमांडर जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए ब्लास्ट की घटना के 2 दिन बाद सीआरपीएफ डीजी एसएल थाउसेन घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ डीजी ने बताया कि आदिवासियों की परंपरा के निर्वहन के लिए अस्थायी बैरियर लगाया गया था या नक्सलियों ने साजिश के तहत बच्चों का इस्तेमाल किया, इस बारे में लोकल पुलिस जांच कर रही है। खुलासा होते ही ये बात सार्वजनिक कर दी जाएगी। विस्फोट का नक्सलियों ने कब लगाया और ये क्यों खोजा नहीं जा सका, इस बारे में पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले की समीक्षा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है। बता दें कि शुक्रवार को घटनास्थल पर 3 डेटोनेटर बरामद हुए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने बड़ी प्लानिंग की थी। वहीं पुलिस ने अरनपुर से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है सीआरपीएफ के डीजी थाउसेन जी, उनसे जानने की कोशिश करके। सर, बहुत बड़ी घटना हो गई है और क्या समीक्षा के क्या मिला सर? तो सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उन सारे गरीब फैमिलीज के ऊपर में। जो घटना हुआ है काफ़ी दुखद घटना हुआ। अभी घटनास्थल गया था, घटनास्थल जाके ये समझने की कोशिश की है कि किस परिस्थिति में ये घटना हुआ है और घटना के बारे में हमारे सीआरपीएफ के अधिकारी और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, डीआईजी और लोकल एसपी से हमने बात किए हैं और इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की और हमारे ऑपरेशंस में क्या खामियां हैं उसकी हमने समीक्षा की। आगे किस तरह का रणनीति अपनाना है। हमारे सीआरपीएफ के यहाँ बटालियन डिप्लॉयड है, कोबरा डिप्लॉयड है और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलके हम लोग सक्षम हैं कि इस तरह का घटना को आइंदा ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल डिसीजंस हम लेंगे और कुछ लिए भी हैं कि ताकि एक रणनीति के रूप में हम आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से ये देख सकते हैं एसएल थाउसेन साहब जो खास दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं और दिल्ली से पहुंचकर जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद तमाम निरीक्षण किया है। उनका खासतौर पे कहना है कि जो जवानों की जो शहादत है वो जाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर डीजी का आना, जायजा लेना, समीक्षा लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं आप उनकी तो जो काफिला है वो जीरो ग्राउंड तक पहुंचे थे और पहुंचने के बाद वहाँ की जायजा लिया। तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि
आने वाले समय जो पुलिस की जो रणनीति है वो और तगड़ा या पुख्ता होगा। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हलदार, INS न्यूज, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारक और धर्म जागरण के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र जी का एक बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में राजेंद्र जी 15 साल की बीजेपी सरकार पर नक्सलवाद को लेकर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में INS न्यूज ने राजेंद्र जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राजेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी की 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार थी, लेकिन नक्सलवाद को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अगर नक्सलवाद के मामले में वैसी गंभीरता बरती जाती तो नक्सलियों का सफाया हो जाता। उन्होंने कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए आगे उन्होंने कहा कि अब नए चेहरों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार चाहिए। वहीं पूर्व CM रमन सिंह ने राजेंद्र जी के आरोपों पर कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों का फंड राज्य सरकार के पास नहीं आता, उनको इसकी जानकारी नहीं है। शिविर और कैंप के लिए सरकार को फंड देना होता है। नक्सल हमलों के बीच आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारक, धर्म जागरण के राष्ट्रीय स्तर पर काम देखने वाले और घर वापसी अभियान के प्रमुख राजेंद्र जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। नक्सलवाद को लेकर आपने बहुत कड़ी टिप्पणी की कि 15 साल सरकार थी, नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो सका। क्यों ऐसी टिप्पणी करने की आपको आवश्यकता महसूस हुई? उसके पीछे ये है कि जो अलगाववाद है, इसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं और आज पूरा भारत अलगाववाद के खिलाफ लड़ रहा है। हमने पंजाब का देखा और सारे देश के अंदर ही है और इसको गृह मंत्री स्वयं देख रहे हैं केंद्र के। और मुझे दुख जरूर हो रहा है कि भाई 15 वर्ष तक यहाँ बीजेपी की सरकार थी, इनके पास पुलिस थी, ये चाहते कि केंद्र सरकार से कहते हमें सेना दे दो, हम उस क्षेत्र को सेना को सौंप देना चाहते हैं, समस्या हल हो जाता। आज जो सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या वो किसी माता के पुत्र नहीं है? कितनी कठिन समस्या है देश के सामने। और नक्सलवाद को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी की कि उस समय अगर सरकार गंभीर होती तो ये स्थिति नहीं होती। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं कि CM का फेस कौन होगा। कैमरामैन मलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, INS न्यूज, रायपुर। सेना का फंड यहाँ नहीं आता, उनको शायद ये भी जानकारी नहीं है कि कोई फंड स्टेट को नहीं आता। कि CRPF के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके एक भी सरकार के पास फंड नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि उनके लिए उनके नए एडवांस चौकी और शिविर बनता है तो मदद करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार के पास सेंट्रल फंड का कोई हिस्सा नहीं आता।